डिपेंडेंस से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। इसको कंसिस्टेंटली इस्तेमाल किया जा सकता है और दूसरी पार्टी मना भी नहीं करेगी क्योंकि वो डिपेंडेंट है। यूएस डॉलर की हेजेमनी और इसका अल्टरनेटिव ब्रिक्स करेंसी क्या प्रैक्टिकल है, और यूएस ने ये हेजेमनी बनाई कैसे? चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ल्ड वॉर वन एंड वर्ल्ड वॉर टू, इसमें एक चीज कॉमन देखिएगा कि यूएस की जो एंट्री है वो बाद में होती है, और इस दौरान यूएस एलाइज पावर को सप्लाई कर रहा था हथियार एंड अदर गुड्स, और बदले में मिल क्या रहा था? क्योंकि ये वो दौर है जब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं नहीं हैं। ये वो दौर है जब यूएस डॉलर एक इंटरनेशनल कोई रिजर्व करेंसी नहीं थी, तो बदले में मिल रहा था गोल्ड। और इसी के चलते बाई दिस वर्ल्ड वॉर टू यूएस बिकेम द मेजर होल्डर ऑफ गोल्ड सप्लाईज। और ये वो समय था जब यूरोप के डिफरेंट नेशंस अपनी करेंसी को बैक करते थे गोल्ड से। इसका मतलब है कि उनकी जो नोट है उसके इक्विवेलेंट वो गोल्ड रखेंगे अपने, जिससे कि उस करेंसी में विश्वसनीयता बढ़े, उसकी वैल्यू बढ़े। लेकिन जब इतना सारा गोल्ड सप्लाई यूएस को कर दिया तो अब होगा क्या? वर्ल्ड वॉर टू में ऑलरेडी इतना खर्चा हो रहा है आपका, गोल्ड आप सप्लाई कर चुके हो, तो ऐसे में ईयू के, मतलब जहां आज ईयू है, इसके कितने सारे देश मजबूर हो गए अपनी करेंसी को गोल्ड से डीलिंग करने के लिए। अब उन्होंने कहा कि क्या करें, तो अब डिस्ट्रक्शन तो चल ही रहा था। समय आया जुलाई 1944 और यूएस में न्यू हैम्पशायर में एक रिजॉर्ट पर, जिसको ब्रिटन वुड जिस जगह को हम कहते हैं, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस होती है, और यहां पर दो मुख्य शख्सियतें रोल अदा करती हैं। एक थे J.M. कीन्स और एक थे हैरी डेक्स्टर। ये दोनों प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे। ये उस समस्या का समाधान बताना चाहते थे कि इस आर्थिक संकट से आप निकले कैसे। मीटिंग होती है और फैसला ये होता है कि चलो हम तो डीलिंग कर रहे हैं, और क्योंकि यूएस आपके पास ऑलरेडी इतना ज्यादा गोल्ड हो गया है, तो क्यों ना हम अपनी करेंसी को आपसे ही पैक कर दें, यानी कि इंटरनेशनल करेंसीज यानी अदर करेंसीज कनेक्ट हो जाएं अपनी वैल्यू के लिए यूएस डॉलर से। यानी कि अब तक गोल्ड के इक्विवेलेंट बताते थे, अब हम यूएस के इक्विवेलेंट बता देंगे यूएस डॉलर के, क्योंकि उनके पास तो इतना सारा गोल्ड है ही। और यहां से हम शुरुआत होती है ब्रिटन वुड सिस्टम की। इसी मीटिंग में फैसला हुआ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को बनाने का। हालांकि उस समय वर्ल्ड बैंक वर्ड की जगह आईबीआरडी कहा गया था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और सबसे ज्यादा तबाही कहां हुई थी? क्या यूएस में हुई थी? नहीं, यूएस में सबसे ज्यादा तबाही नहीं हुई थी। यूएस में मिनिमम तबाही हुई थी, मिनिमम नुकसान ही यूएस का हुआ था। कारण क्या था? एक तो बाद में आया है, और दूसरा वो उसकी जो लोकेशन है वो सेपरेट है, दोनों तरफ, एक तरफ पैसिफिक है, एक तरफ अटलांटिक है, तो यानी कि वो काफी हद तक बचा हुआ था। अब आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, बाद में ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट हो गया। जैसे कि आज वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आईबीआरडी है, आईडीए है, आईएफसी है, आईसीएसआईडी है और मीगा है। ये संस्थाएं हैं जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की हैं। अब रिकंस्ट्रक्शन के लिए पैसा जाना है, अब वो भी कौन सा गया? यूएस डॉलर, उसमें भी डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा था। देखिए यहां पर एक नेटवर्क इफेक्ट काम करता है। नेटवर्क इफेक्ट का मतलब है कि जितने ज्यादा दूसरे आप पर निर्भर, उतना ज्यादा आपका करेंसी वहां पर फ्लोट होगा, और जितना ज्यादा फ्लोट होगा उतनी विश्वसनीयता बढ़ती चली जाएगी, उसका यूज बढ़ता चला जाएगा। अब खाली यही बात नहीं थी, यूएस ने वो विश्वसनीयता दिखाई थी। जैसे कि यूएस ने कहा कि हम सबसे ज्यादा डोमिनेंट इकोनॉमी हैं, आपकी जरूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। यूएस ने यहां पर मार्शल प्लान को लॉन्च किया, कहा कि यूरोपियन देश, आपको पैसा चाहिए ना, हम प्रोवाइड करते हैं आपके रिकंस्ट्रक्शन के लिए। लेकिन प्रोवाइड रिकंस्ट्रक्शन के लिए करेंगे और उनकी स्थिति बेहतर होगी, तो उस रिकंस्ट्रक्शन में भी जो गुड्स लगेंगे वो भी कहां से सप्लाई हो रहे थे? मेजरली जो यूएस की कंपनीज थी उसको इसका लेवरेज मिल रहा था। तो कुल मिलाकर डिपेंडेंस was getting created and later part it was used as a weapon। अब प्रेजेंट स्टेटस देखिए, जो टोटल ट्रेड है वर्ल्ड का, उसका करीब 80% जो है ना वो यूएस डॉलर में होता है, और दुनिया में अलग अलग देशों को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखना पड़ता है अपने पास। कारण क्योंकि जब आपको व्यापार करना है तो आप सोचें कि अपनी करेंसी में कर देंगे, हो सकता है आपकी करेंसी एक्सेप्टेबल ना हो, वो रिजर्व करेंसीज में ना आती हो।
तो ऐसे में आपको यूएस डॉलर जैसी करेंसीज की जरूरत पड़ती है। तो 59% जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वर्ल्ड का, अलग अलग देशों का, उसमें तो यूएस डॉलर रखा हुआ है। अब यूएस डॉलर ने जो नेटवर्क इफेक्ट का फायदा उठाया था, अब वो फायदा उठाने लग गया है चाइना। तो यूएस को यह भी डर है कि कहीं अब इसको रिप्लेस न कर दे रेनबिनबी यानी कि युआन। अब हमें क्या करना है? अब हमें इस इशू में देखना है कि भाई इंडिया को क्या लाभ है, इंडिया को क्या नुकसान है। और ब्रिक्स करेंसी कहा जा रहा है कि अब बाइफरकेट कर देगी दुनिया को व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक सिस्टम्स। तो क्या ये प्रैक्टिकल है? जरा देखते हैं, जरा हेडिंग्स देखिए। अब ब्रिक्स करेंसी कुड शेक द डॉलर्स डोमिनेंस। कहा जा रहा है कि डी डॉलराइजेशन का समय आ गया है। अभी रुझान यह आया है कि ब्रिक्स कंट्रीज अब तेजी से गोल्ड खरीद रही हैं। वर्ल्ड काउंसिल ने तो कहा है जो गोल्ड के लिए है कि 102 टन गोल्ड जनवरी से अभी तक 2023 में चाइना खरीद चुका है। तो सोच रहे हैं कि क्यों खरीद रहे हैं। तो एनालिसिस ये कह रहा है कि शायद ब्रिक्स कंट्रीज अपनी अल्टरनेटिव करेंसी शुरू करना चाहते हैं और इस करेंसी को बैक करेंगे किससे? गोल्ड से। विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए जब शुरुआत करोगे तो पहले विश्वसनीयता बढ़ानी पड़ेगी ना। हमारे पास वो लेवरेज थोड़ा है जो यूएस के पास थी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, राइट। वर्ल्ड 2 भाग में डिवाइड होगा, डॉलर एंड ब्रिक्स, यानी कि डॉलर अभी खत्म नहीं होगा, ब्रिक्स को स्पेस लेना होगा। आप कहेंगे सर विश्वास नहीं होता। विश्वास क्यों नहीं होता? अगर जीडीपी ट्रिपल पी की बात करें, यानी कि पूरी दुनिया में जितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल जो वैल्यू है, तो पीपीपी में देखें, परचेजिंग पावर पैरिटी में देखें, तो ब्रिक्स देशों ने G7 को रिप्लेस कर दिया है। और अगर रिप्लेस कर दिया है तो यानी कि हमारी जो नेटवर्क इफेक्ट का समय आ गया है। तो न्यू करेंसी हमें क्या क्या फायदे देने वाली है? अब यहां पर रशियन एक्चुअली स्टेट्समैन कह रहे हैं कि देखो न्यू मीडियम ऑफ पेमेंट अब दुनिया की जरूरत है, वो आएगा और बैक होगा गोल्ड से भी और रेयर अर्थ एलिमेंट से भी, क्योंकि रेयर अर्थ एलिमेंट लीड कर रहे हैं दुनिया को, राइट। अब 3 यहां पर रीजंस है। पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर में हमने देखा कि खासा नुकसान उन देशों को हुआ जो बहुत ज्यादा इफेक्ट में आ गए, क्योंकि इतनी ज्यादा इकोनॉमी रोबस्ट नहीं थी और यूएस डॉलर की फ्लक्चुएशन का इंपैक्ट उन पर हुआ। आप कहेंगे सर अभी पकड़ में नहीं आई बात, अभी पकड़ में आ जाएगी। सुनिए जरा, हम डिपेंडेंट हैं फेडरल रिजर्व पर। फेडरल रिजर्व है यूएस का सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया का है आरबीआई। जब किसी की रिजर्व करेंसी बन जाती है, यानी कि अब उसकी करेंसी इंटरनेशनल यूज हो रही है। यूएस के अलावा कुछ अन्य देश भी हैं, फॉर एग्जाम्पल इक्वाडोर, फॉर एग्जाम्पल पनामा, ये तो ऑफिशियली यूएस डॉलर का इस्तेमाल करते हैं, ऑफिशियल करेंसी है। कहीं और भी आप मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, हॉटस्पॉट्स को देखेंगे, वहां पर यूएस डॉलर चलता है। तो फेडरल रिजर्व के ऊपर अब दोहरी जिम्मेदारी आ जाती है। पहली, अपनी इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मैनेज करना कि वहां इतना पैसा तो रहे कि जिससे व्यापार चलता रहे, साथ में इंटरनेशनल लेवल पर भी सप्लाई को मैनेज करना है। अब मुझे बताइए, अगर यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ गया, यूएस में महंगाई बढ़ गई, तो अगर मनी की सप्लाई बहुत ज्यादा है तो लोग डिमांड ज्यादा करते हैं, और डिमांड ज्यादा करते हैं और सप्लाई वही रहे तो भाव बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? अरे डिमांड बढ़ेगी तो भाव बढ़ेगा। तो फेडरल रिजर्व अपनी इकोनॉमी यानी कि यूएस की इकोनॉमी में इस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है। अब मुझे बताइए, अगर ऐसा कर दिया तो ऐसे में क्या उतनी सप्लाई हो पाएगी मनी की? नहीं हो पाएगी। जैसी मनी सप्लाई रेस्ट्रिक्ट होगी तो मुझे बताइए इसका इंपैक्ट क्या केवल यूएस पर पड़ेगा? नहीं, दूसरों पर भी पड़ेगा। तो यही बहुत बड़ी डिपेंडेंस है जिसकी वजह से हम अब फेडरल रिजर्व की तरफ को देखते हैं। अरे फेडरल रिजर्व क्या करने वाला है, क्योंकि उसका सीधा इंपैक्ट इंडिया पर पड़ता है, राइट। वॉर इफेक्टेड, अभी जब यूक्रेन वाला इशू है, आप सबको पता है कि यूएस ने वेपन की तरह इस्तेमाल किया है डॉलर डोमिनेंस को। जैसे कि अभी एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, पोलराइज्ड हो गया वर्ल्ड, ईस्ट वर्सेस वेस्ट जैसा लगने लगा है। हम ऑलरेडी स्वैप एग्रीमेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि हम लोकल करेंसीज का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अब किसी देश को हमसे व्यापार करना है तो हम कहते हैं इतने इक्विवेलेंट आप हमारी करेंसी ले लो, इतने इक्विवेलेंट आप हमें दे दो। अब हम आपस में व्यापार करते रहेंगे। जैसे कि हमने कहा कि $50 मिलियन वर्थ ऑफ, आप मान लीजिए आप अपनी करेंसी हमें दे दीजिए और हम आपको देते हैं। जब आपको खरीदना है तो उसी पूल का हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये जरा देखिए, यूरो के कंपैरिजन में अगर मैं जनवरी 2022 में बताऊं तो 84.19 ये रुपये का रेट था, 89.9 हो गया है। यहां पर 74.43 था और डॉलर हो गया 84। आप कहेंगे इससे फर्क क्या पड़ता है? अरे
इंडिया को मेक इन इंडिया में शुमार होना है, मतलब वी हैव टू पुश दिस मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितनी सारी कमोडिटीज आपको बाहर से लेनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी लेनी पड़ती है, इनपुट गुड्स लेने पड़ते हैं। तो मुझे बताइए, अगर ये करेंसी हमारी वीक हो रही है तो पहले 70 रुपए देकर हम डॉलर में कन्वर्ट करके वो सामान खरीद सकते थे, लेकिन अब 84 रुपए 89.9 यूरो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, तब जाकर डॉलर में कन्वर्ट करोगे, तब जाकर आएगा। तो मुझे बताओ, आपके लिए ये इंपोर्ट करना महंगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। अरे इसके अलावा ये भी सोचो, हमारी इकोनॉमी किस पर चलती है? एनर्जी पर चलती है, ऑयल पर चलती है। और आप सबको पता है, डीजल, पेट्रोल, दीज आर रनिंग द, यू कैन से, बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, राइट? और हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं इकोनॉमीज में। तो अगर इंपोर्ट डिपेंडेंट है और हमारी करेंसी वीक हो रही है, तो इंपोर्ट बिल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा भाई। तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से ज्यादा पैसा डॉलर में कन्वर्ट होकर जा रहा है इन सामानों को खरीदने में। तो दिस इज रॉन्ग। फेडरल रिजर्व 2 टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए। एक होती है टेपरिंग से याद रखना कि अच्छा, अब थोड़ा सा स्क्वीज आउट कर लेते हैं करेंसी को मार्केट में से। अगर मुझे बताइए कि आपके पास पैसे की कमी हो गई मार्केट में, तो उससे ट्रेड पर भी इंपैक्ट पड़ता है, टेम्पररी इंपैक्ट पड़ सकता है, लेकिन मेन बात यह है कि जो इन्फ्लेशन तो कम हो जाएगा, जो डिपेंडेंट है उन पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। ईजिंग का मतलब होता है वो आसान कर देती है, मनी की सप्लाई को बढ़ा देती है। मनी की सप्लाई को बढ़ा देती है तो जाहिर सी बात है दूसरों का पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा, राइट? क्योंकि डिमांड बढ़ जाती है। नाउ ये जरा एग्जांपल देखिए, रशिया का कहना है, नहीं भूलेंगे हम, $300 बिलियन हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बाहर हमने रखे हुए थे, इन्वेस्ट किए हुए थे, और ये सोचा था कि टफ टाइम में काम आएंगे। और क्योंकि वो स्टोर हमने यूएस डॉलर में किया था, तो आपने उसको फ्रीज कर दिया। यूएस ने कहा हाँ कर दिया। इसी को कहते हैं डिपेंडेंस को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। यूएस डॉलर वेपनाइज कर रहा है एक तरीके से, जैसे कि स्विफ्ट सिस्टम से, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम से रशिया और रशियन कंपनीज, बैंक्स को हटा देना एक तरीके से। तो ये अगर इसके साथ हुआ है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। वी नीड टू थिंक इन दिस लाइन, मतलब हमारे इन द सेंस हमारे एलाइज के साथ, क्योंकि अगर उस पर इंपैक्ट पड़ेगा तो हमें देखना पड़ता है ना हमारे पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, राइट? तो हमें यूनिफाइड करेंसी बनानी पड़ेगी। नाउ अब चाइना का रीजन क्या है? चाइना को पता है कि यूएस के साथ हमारा ट्रेड इंबैलेंस है, यानी कि चाइना बहुत ज्यादा लेवरेजिंग कंडीशन में है। डोनाल्ड ट्रंप के दौरान तो यूएस चाइना ट्रेड वॉर हो गया था, तो चाइना ऐसा कोई लेवरेज डॉलर को नहीं देना चाहता, धीरे धीरे डॉलर से अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहता है। ब्राजील देखिए, 90% जो इसका एक्सपोर्ट होता है वो डॉलर डोमिनेटेड है। डॉलर के हिसाब से इसको वैल्यू करना पड़ता है अपना एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आता है, तो जितना पैसा आएगा वो भी डॉलर पर डिपेंडेंट है, डॉलर का भाव क्या चल रहा है। और ब्राजील कह रहा है कि भाई 17% केवल हम तुम्हें एक्सपोर्ट करते हैं यूएस, लेकिन तुम्हारी करेंसी जो है ये विक्रम बेताल वाला केस हो गया है और हमारे ऊपर बिल्कुल होवर कर रही है। तो वी नीड सर्टेन अल्टरनेटिव, एंड दैट अल्टरनेटिव कैन बी ब्रिक्स करेंसी। रशिया कह रहा है हम तो शुरू से बोल रहे हैं ये वेस्टर्न डोमिनेटेड इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है, इसमें रिफॉर्म की जरूरत है, आपको अब समझ में आ रही है। इंडिया कह रहा है कि देखो हमें ये बात पता है, चाइना का राज नहीं होना चाहिए, चाइना के साथ तो हमारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं और चाइना इसका इस्तेमाल फिर वेपनाइज करके सीधा हम पर करेगा। तो हम रुपी को पुश कर रहे हैं। तो अगर चाइना डोमिनेंट हो रहा है, चाइना करेंसी डोमिनेंट हो रही है, तो हम कह रहे हैं इससे बेटर तो ब्रिक्स करेंसी ले आओ इंटरनेशनल पेमेंट सेटलमेंट के लिए, ये तो बेटर होगा। यहां पर अब चैलेंज क्या है यूएस डॉलर को, कि यूएस डॉलर क्योंकि वेपनाइज उन्होंने किया है, तो मेजर ग्लोबल साउथ के नेशन इस बात को समझने लग गए हैं कि यस वी नीड दिस अल्टरनेटिव। अगर ये ब्रिक्स करेंसी आ जाती है तो हमारा जो इंपोर्ट बिल है, जो गड़बड़ हो जाता है जब रुपया वीक हो जाता है, तो हम उसको काफी हद तक स्टेबलाइज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे एक तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड में, राइट? हम ज़्यादा गुड्स बना पाएंगे क्योंकि अब इंपोर्ट पर हमारा जो डिपेंडेंस है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा डॉलर पर, और इससे अदर नेशंस भी स्टेबल ब्रिक्स करेंसी के तर्ज पर हमसे एक्सचेंज कर सकते हैं, बिजनेस बढ़ सकता है। ये सैंक्शन गार्ड की तरह भी काम करेगा, जैसे कि अगर हम ब्रिक्स करेंसी के हिसाब से, ब्रिक्स करेंसी में ही आपस में ट्रेड करने लग जाए ब्रिक्स नेशंस, और बाकी देशों से कहें कि तुम्हें जिसको हमारे साथ करना है करो, क्योंकि मैक्सिको भी ब्रिक्स का पार्ट बनना चाह रहा है, ईरान भी ब्रिक्स का पार्ट बनना चाह रहा है, इजिप्ट भी ब्रिक्स का पार्ट बनना चाह रहा है, सऊदी भी ब्रिक्स का पार्ट बनना चाह रहा है। तो आप ये समझिए, ये मेजर इकोनॉमीज हैं, और अगर ये ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल कर रही हैं, अब इनमें से किसी पर अगर वो सैंक्शन लगाएगा कि भाई तुम डॉलर में नहीं करोगे ट्रेड, तो हम कहेंगे नहीं करते डॉलर में, हम तो आपस में ब्रिक्स करेंसी में करेंगे, अब बताओ आप क्या है। तो इससे ईरान को भी बड़ा फायदा होगा। आप समझ में आ रहा है कि ईरान क्यों कह रहा है अरे नॉक नॉक खोलो दरवाजे, क्योंकि सैंक्शन गार्ड की तरह काम करेगा, कहेगा हम डॉलर में करते ही नहीं, हम तो ब्रिक्स करेंसी में आपस में कर लेंगे। नाउ
यह भी कहा जा रहा है डॉलर अभी भी डोमिनेंट रह सकता है। 59% रिजर्व अभी भी डॉलर में है, तो इतने आसानी से वो जाएगा नहीं। मेजर इशू ये है कि यूरोपियन यूनियन में यूरो जो है चल गया। इसका एक बड़ा कारण था कि उन्होंने अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को इंटीग्रेट किया, एक यूरो का सेंट्रल बैंक भी बना दिया। तो क्या ब्रिक्स देश ऐसा कोई सेंट्रल बैंक बनाने के लिए तैयार होंगे? तो और जो इतनी सारी जो डिससिमिलरिटीज हैं अलग अलग इकोनॉमी में, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे? हम यूरोप तो नहीं है, वैसी तो स्थिति नहीं है यहां पर। तो ये एक चैलेंज है जिसका सोल्यूशन ढूंढना है। यह कहा जा रहा है कि यूएस की मार्केट की एक पॉजिटिव बात है कि वहां की जो कैपिटल मार्केट है वो सबसे ज्यादा फायदा देने वाली है। तो अगर कोई डॉलर में पैसे को रखता है तो उसको फायदा भी होता है। और वहां का जो फेडरल रिजर्व है, अगर उसने जिम्मेदारी ली है तो वो ट्रांसपेरेंट है दुनिया के बाकी सेंट्रल बैंक्स के मुकाबले। ये एक पॉजिटिव पॉइंट देते हैं कई एनालिस्ट। लेकिन ये बात कही बिल्कुल सच है कि देखो, डोमिनेंस का एक समय होता है, राइट? अगर उसका नकारात्मक प्रभाव ज्यादा है तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढने में समय नहीं लगेगा, राइट? क्वेश्चन है, डिस्कस द नीड फॉर ब्रेकिंग हेजेमनी ऑफ यूएस डॉलर। मुझे लगता है अब आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग इसकी हुई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।